जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एसएससी सीजीएल सीएचएस सीपीओ एमटीएस एसएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो ये वीडियो जीके जिसका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग जीके जीएस स्ट्रैटेजी के साइंस हर प्रकार के क्वेश्चन करते हैं और प्रीवियस क्वेश्चन करते हैं। पीवाई के हम लोग इसमें सॉल्व करते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लेकिन इसमें आपको बहुत से लोग एसएससी वाले इंग्लिश वाले होते हैं लेकिन हिंदी में क्वेश्चन मिलते हैं। आप लोग इनको देख लीजिए, बहुत बेहतरीन आपके लिए होते हैं। कल भी वीडियो लिया था, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, वो भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चनों में से आपका स्कोर कितना रहता है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। पहला क्वेश्चन बताइए, राइट आंसर क्या होगा। कह रहा बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो आप सभी को पता होगा 1764 में ये युद्ध होता है, याद रखेंगे 1764 में। इसका जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था वो हेक्टर मुनरो कर रहा था और भारत की तरफ से 3 लोग लड़े थे, मीर कासिम, सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। और तीनों की संयुक्त सेना हार गई थी और ये इसी में एक संधि होती है जिसको इलाहाबाद की संधि कहा जाता है। ठीक है, इलाहाबाद की संधि कहा जाता है। ये संधि 2 हिस्सों में होती है, याद रखेंगे। ये संधि कब हुई, 1665 में होती है। ठीक है, 1665 में होती है। कब होती है दोस्तों, 1665 में संधि होती है, याद रखेंगे। क्वेश्चन बनेगा कि बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि, तो इलाहाबाद की संधि। कितने चरणों में हुई, तो 2 चरणों में हुई। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा 1857 की क्रांति के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन आपका एसएससी में ही पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। 1857 की क्रांति के संदर्भ में कथनों पर विचार आपको करना है। मेरठ के सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर से विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार करने की अपील की थी। कि मतलब मेरठ के सिपाहियों ने कहा था कि बहादुर शाह जो जफर थे, विद्रोह स्वीकार करने की अपील की थी। बिल्कुल सही है, क्योंकि बहादुर शाह जफर ही था जिसको अंग्रेज मतलब मेरठ से विद्रोही जब दिल्ली दोस्तों पहुंचे तो उन्होंने बहादुर शाह जफर को ही दिल्ली की गद्दी पर बैठाया था। हालांकि वास्तविक शासक वक्त खां था, लेकिन बहादुर शाह जफर उसमें गद्दी पर बैठा था। तो राइट आंसर हो जाए। कानपुर में सिपाहियों ने नाना साहब को अपना नेतृत्व बना। बिल्कुल सही, कानपुर में जो सिपाही थे उन्होंने नाना साहब को अपना नेता बनाया था। अवध में रानी लक्ष्मीबाई दोस्तों अवध में नहीं हो जाएंगी। अवध में इनका नहीं। रानी लक्ष्मीबाई आपको पता है झांसी थी। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से थी, तो आपको याद रखना है रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी, याद रखेंगे। क्लियर है। चलिए, तो इनमें से कौन सा आपका 1 और 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। कह रहा है कौन सा कथन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा भारत के संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें ऐसे राज्य में गठित नहीं की जा सकती जिनकी जनसंख्या 1.5 से अधिक नहीं है। मतलब कितनी जनसंख्या चाहिए, तो आपको याद रखना भारत का संविधान के अनुच्छेद की अगर मैं बात करता हूं 243 बी जो है वो आपको त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान करता है। वैसे अनुच्छेद 40 अगर आपने पढ़ा होगा, अनुच्छेद 40 जब डीपीएसपी आप पढ़ते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ते हैं, तो डीपीएसपी में अनुच्छेद आर्टिकल 40 में आप क्या देखते हैं कि आपको पंचायती राज की प्रावधान देखने को मिलता है। लेकिन आपको ये भी याद रखना है अगर 20 लाख से कम जनसंख्या, कितनी लाख से 20 लाख से कम जनसंख्या होती है तो वहां मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। क्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। ठीक है, क्या लोकसभा प्रथम सदन होता है। लोकसभा आपको याद रखना है ये प्रथम सदन होता है। ठीक है, राज्यसभा उच्च सदन है, बिल्कुल उच्च सदन है। लोकसभा अस्थायी सदन है, बिल्कुल अस्थायी सदन है, क्योंकि इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष बाद अपने आप क्या होती है, विघटित हो जाती है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन है, तो राज्यसभा भी एक स्थायी सदन है क्योंकि इसका कोई कार्यकाल नहीं होता बल्कि इसके सदस्यों का कार्यकाल। ये सभी के सभी सही हैं। और दोस्तों जब इसकी आंसर की आई थी तो इसको आयोग ने क्या किया था, एसएससी के आयोग ने इसमें शायद सबको 1-1 नंबर दिया था या शायद इसको हटा दिया था, लेकिन ये सभी सरल हैं, मतलब सही है। अगर मैं इनकी सबकी बात करता हूँ तो एक सरल आपको ट्रिक याद रखनी है, सरल। ठीक है, सरल क्या होती है, सा से संसद होता है। संसद आर्टिकल 89 में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अगर राज से बात करता हूँ तो राज से आपकी राज्यसभा होती है, राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा होती है। राज्यसभा आपको 80 में देखने को मिलती है, अनुच्छेद 80 में देखने, सॉरी ये मैं गलत कर रहा हूँ, 89 है, 79 होगा। ये कितना होगा, 79। ठीक है, ये आपका 80 होगा। ठीक है, उसके बाद अगर ला से बात करता है तो लोकसभा, ला से क्या आ जाएगा, लोकसभा देखने को मिलती है। लोकसभा जो है अनुच्छेद 81 में देखने को मिलती है। ठीक है, याद रखेंगे। तो लोकसभा कैसा सदन है, तो लोकसभा के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है, लोकसभा के बारे में याद रखेंगे अस्थायी सदन है। पहली बात क्या है, अस्थायी, क्योंकि इसका विघटन हो जाता है 5 वर्ष बाद। ठीक है, उसके बाद याद रखने कैसा सदन है,
तो प्रथम इसको सदन कहा जाता है, प्रथम सदन भी कहा जाता है। और निम्न सदन है, कैसा सदन है दोस्तों? निम्न सदन है, ये भी बात आपको याद रखनी। कैसा सदन है? निम्न सदन है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे अधिक टाइम जोन किस देश में है? हालांकि आप टाइम जोन किस देश में, अगर आप क्षेत्रफल के अनुसार देखेंगे तो रूस का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, रूस का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। लेकिन जो टाइम जोन की बात अगर आती है तो टाइम जोन सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो राइट आंसर विकल्प उत्तर ए के साथ जाएंगे, फ्रांस में सबसे ज़्यादा टाइम जोन है। अगर आपके पूछा कितने टाइम जोन है तो 12 टाइम जोन है। ठीक है, 12 टाइम जोन है। उसके बाद आपको याद रखना है रूस में कितने हैं, तो रूस में 11 टाइम जोन है। कितने दोस्तों? 11 टाइम जोन है। ठीक है, याद रखेंगे। और ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम में याद रखेंगे 9 टाइम जोन है। ठीक है, ये मैंने गलत किया, रूस में दोस्तों, रूस में 11 है। कितने? रूस में 11 है। और अमेरिका की अगर बात करते हैं, अमेरिका में मात्र 9 है। ठीक है, अमेरिका में। भारत में अगर टाइम जोन की बात करते हैं तो 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री याद रखेंगे, 82.5 डिग्री। इसको आप 82 डिग्री 30 मिनट भी बोल सकते हैं, 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट बोल सकते हैं, जो इलाहाबाद के नैनी से निकलती है। इलाहाबाद के नैनी से निकलती है। कितने राज्यों से होकर जाती है? 5 राज्यों से होकर जाती है। ये भी बात आप सभी को याद रखनी है। 82.5 डिग्री है, नैनी से निकलती है, 5 राज्यों से होकर जाती है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। वह कह रहा, वह खारे पानी की झील क्या कहलाती है? जो, एक मिनट में इसको थोड़ा छोटा कर देता ताकि आपको समझ में आ जाए। वह खारे पानी की झील क्या कहलाती है? जो सैंडबोर और स्पिट की मदद से समुद्र से अलग होती है। मैं आपको इसको पूरा आपको विस्तार से बता देता हूँ क्या होता है। ऐसा होता है, देखिए आपने समुद्र देखा होगा, मतलब समुद्र नहीं देखा लेकिन पढ़ा तो होगा। देखिए इस तरीके का आपका समुद्र होता है, इस तरीके से आपका समुद्र आता है। ठीक है, इस तरीके से समुद्र होता है, उसमें ये आपका पानी भरा होता है। ये क्या है? ये आपको, मैं फिर से, ये आपका पानी होता है। इसको आप कॉन्सेप्ट को समझ लिए, कभी आपको नहीं भूलना है। ठीक है, ये आपका पानी भरा होता है, याद रखिए। ये आपका क्या है? ये सब पानी पानी भरा होता है। ठीक है, अच्छा। सेडिमेंट यानी कि रॉक, जो आपके अवसाद आते हैं, नदियाँ अवसाद लाती हैं, नदियाँ जो आपकी अवसाद लाती हैं। तो इस तरीके से मान लिया नदी आई, अवसाद लेकर आई, लेकिन वो अवसाद क्योंकि यहाँ पर ढाल होता है, तीव्र ढाल होता है, तो अवसाद जो होता है वो यहाँ पर ना इकट्ठा होकर यहाँ पर एकत्रित होता है। कहाँ पर एकत्रित होता है? यहाँ पर एकत्रित होता है। और इधर से भी आप देखते हैं जब समुद्र में लहरें आती हैं, तो समुद्र में लहरें आती हैं वो भी अवसाद लेकर आती हैं। तो क्योंकि इन अवसादों से टकराती हैं, तो ये अवसाद इधर से भी आ रहा है, अवसाद इधर से भी आ रहा है, कुछ अवसाद इधर से भी आते हैं समुद्र से। तो ये कुल मिलाकर अवसाद यहाँ पर एकत्रित होते रहते हैं और ये एक आपका यहाँ पर टीला सा बन जाता है। ठीक है, टीला सा बन जाता है। जब ये जो पानी बनता है, ये जो पानी बनता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे झील बोल देते हैं। और ये कैसी झील? ये लेगून झील देखने को मिलती है। ये कैसी झील होती है? ये दोस्तों लेगून झील होती है। कैसी झील होती है? तो याद रखेंगे इसको दोस्तों लेगून झील कहा जाता है। ये जो झील बनती है इसको लेगून झील बोला जाता है। याद रखेंगे, राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा। राइट आंसर क्या होगा? विकल्प उत्तर डी होगा। इसको लेगून झील बोला जाता है। क्लियर है? आइए अगले क्वेश्चन। भारत में ऐसी कई झीलें, जैसे चिल्का झील एक लेगून झील है, चिल्का झील एक लेगून झील है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। 1973 में भारत में विदेशी मुद्रा को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पेश किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा अधिनियम पेश किया गया था? तो याद रखेंगे इसको विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम बोले जाते हैं। फेरा अधिनियम था। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। कब आया था? 1973 में। याद रखेंगे, विदेशी मुद्रा को विनियमित करने के लिए। ठीक है, राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद फेमा भी आया था, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, याद रखेंगे, सिस्टम ने एक्ट। ये देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बीमाकर्ता को कितना सुरक्षा रक्षण प्रदान करती, कितने लाख का सुरक्षा देती है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है। योजना आपके एग्जाम में बनती है। इकोनॉमिक्स का इसको मान लीजिए क्वेश्चन, या तो आप स्टैटिक का मान लीजिए, करंट का भी क्वेश्चन मान सकते हैं, क्योंकि जब भी करंट में कोई भी योजना उछाली जाती है तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ तो ये योजना कब आई? तो याद रखेंगे 9 मई, एक मिनट दोस्तों, 9 मई 2015 को ये योजना आती है। कब आती है? 2015 को ये योजना लाई जाती है। इसमें योजनाकर्ता की अगर बात करता है, एज भी कई बार आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो एज 18 से 50 है। कितनी है? 18 से 50 वर्ष एज के प्रावधान करता है। ठीक है, याद रखें इस योजना के तहत 330 वार्षिक प्रीमियम पर धारक को, परिवार को उसकी मृत्यु के समय दुर्घटना बीमा दिया जाता है। लेकिन प्रीमियम कितना जमा करना पड़ता है? तो 330 रुपया इस योजना के तहत प्रीमियम जमा करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद 2 लाख की रुपये दी जाती है, 2 लाख की राशि दी जाती है। याद रखें कब योजना आई? तो क्या बोलेंगे? 9 मई 2015 को योजना आई। एज की बात करते हैं तो 18 से 50 वर्ष। प्रीमियम कितना देना पड़ता है? 330 रुपया। यानी कि जब आप 330 रुपया वार्षिक प्रीमियम देते हैं तो धारक के परिवार को उसकी मृत्यु जब, यानी दुर्घटना के कारण या कोई स्वाभाविक मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत। ठीक है, देख सकते हैं आपके कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा है एक्सरे का आविष्कार किसने किया, या इस एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। नेक्स्ट ये लीजिए, डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है? डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा रसायन मौजूद होता है? याद रखेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सोडियम कार्बोनेट होता है। अगर सोडियम कार्बोनेट के रासायनिक सूत्र की बात करता हूं तो Na2,
NO2CO3 आ जाएगा, NO2CO3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। NO2CO3 सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए अगला, कौन सा त्योहार राक्षस राजा महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय का प्रतीक है? बोलेंगे राक्षस राजा महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय का प्रतीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बनते हैं, लगातार देख सकते हैं 2023 में 2 बार ये क्वेश्चन बनता है, पूछा गया है। और राइट आंसर विकल्प उत्तर क्या होगा? सी होगा, नवरात्रि होता है। क्या होता है? नवरात्रि, ठीक है। इसको नवरात्र शब्द का ही होता है, नव अहोरात्र होता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माघी भारत में निम्नलिखित में से किस त्योहार का एक अन्य नाम है? माघी जो है वो किस त्योहार का अन्य नाम है? बोलेंगे माघी किस त्योहार का एक अन्य नाम है? बोलेंगे माघी किस त्योहार का एक अन्य नाम है? तो राइट आंसर क्या है? माघी जो है मकर संक्रांति को भी माघी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मकर संक्रांति को माघी बोला जाता है, ठीक है, क्लियर है। और मकर संक्रांति ऐसा माना जाता है कि गुरु गोविंद सिंह के लिए लड़ाई लड़ने के लिए 40 सिखों के बलिदान को याद किया जाता है, ठीक है। 40 सिखों के बलिदान को याद किया जाता है। मकर संक्रांति को माघी भी कहा जाता है, ठीक है। इसको लोहड़ी भी होती है, मकर संक्रांति के दिन क्या होता है? लोहड़ी भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है जो गालो जनजाति, एक क्वेश्चन ये भी याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश की कौन सी जनजाति हो जाएगी? गालो जनजाति अरुणाचल प्रदेश की है, याद रखेंगे, द्वारा मनाया जाता है। तो मनाया जाता है, बताएंगे लोसर, कर्मा, ये तो आप इसको हटा देंगे क्योंकि आपको पता होगा, ठीक है। उगादी भी हटा दीजिए, मोपिन, मोपिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या होगा? मोपिन, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश में गालो जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला बेहतरीन इंपॉर्टेंट उत्सव है, ठीक है। अच्छा, एक आपने घूमर पढ़ा होगा, घूमर कहाँ का? राजस्थान का। ये कौन सी जनजाति मनाती है बताइए? घूमर कौन सी जनजाति मनाती है? तो बोलेंगे भील जनजाति, राजस्थान की बहुत इंपॉर्टेंट जनजाति भील, भील जनजाति के द्वारा घूमर मनाया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फजिल्का विरासत महोत्सव जो कला संस्कृति और भोजन का वार्षिक उत्सव है, निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है? बोलेंगे फजिल्का, तो किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है? याद रखेंगे फजिल्का जो हो जाएगा आपका, याद रखेंगे विकल्प उत्तर ए के साथ जाएंगे, पंजाब के द्वारा। फजिल्का किसका है? पंजाब का है, याद रखेंगे, ठीक है, पंजाब का है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी के लिए, कि निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक त्यौहार तेलंगाना में पीरपला पांगुड़ा के नाम से जाना जाता है? पीरला पांडुला, तेलंगाना में इसका नाम क्या हो जाएगा? पीरला पांडुगा हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे? पीरला पांडुगा जो है वो मुहर्रम को कहते हैं, जैसे अपने यूपी बिहार में मुहर्रम होता है, यूपी में, ठीक है, यूपी में ज़्यादातर मुहर्रम कहते हैं, उसे ही तेलंगाना में पीरला पांडुगा कहते हैं। नवरोज आपको पता है पारसी धर्म का त्यौहार, किसका दोस्तों? ये पारसी धर्म का त्यौहार है। अगर आप बलबन को पढ़ते हैं तो बलबन ने शुरुआत की थी, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन कैसे लगे, ठीक है, जरूर बताएंगे। बेहतरीन क्वेश्चन प्रीवियस थे। कमेंट बॉक्स में अपनी एक राय जरूर देखी जाए, सीरीज आपको लगातार मिलती रहेगी। अगर कोई भी और भी सोल्यूशन हो तो आप जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।